नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी जीके पाठशाला। इसके तहत आज हम लेके आए हैं भूगोल का एक अच्छा सा टॉपिक, भारत की नदियाँ। भारत का नदी तंत्र में आज गंगा नदी तंत्र, गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। गंगा नदी भारत की महत्वपूर्ण नदी है। ये प्राचीन काल से पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन होता आया है और गंगा नदी बहुत पुरानी और प्राचीन नदी है। भारत के उत्थान के साथ साथ शुरू से ही पूर्वगामी नदी मानी जाती रही है। गंगा नदी काफ़ी पुरानी वेदों पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन होता आया है। चाहे जो रामायण का महाकाव्य हो या महाभारत, सभी में गंगा नदी का वर्णन है। गंगा नदी पूजनीय रही है, इसको माँ का दर्जा दिया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। और पूजनीय क्यों ना हो, क्योंकि इसका पानी भी काफ़ी पवित्र और शुद्ध माना गया है। और गंगा नदी के बारे में बहुत सारी जो है पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है भागीरथ इसको लेके आए थे और भगवान शिव के जटाओं से निकली है। इन सब कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ये ज़रूर साबित होता है कि गंगा नदी बहुत महत्व की और बहुत प्राचीन नदी है। आइए, आज का टॉपिक है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। वैसे तो जनरली ये कहा जाता है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकली हैं, सही भी है, लेकिन गंगा नदी उद्गम क्षेत्र का कोई एक धारा से न होकर के कई धाराओं से हुआ है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती, कितनी इसकी सहायक नदियाँ किधर किधर से इसमें आके मिलती हैं, और भारत में कौन कौन सी इन पर नदी परियोजनाएँ और कौन से शहर किनारे और कहाँ कहाँ इनका संगम नदियों का होता है। इन सब बातों पर आज विस्तार से जानकारी हासिल की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ। पिछले वीडियो में हम भारत की नदी तंत्र के अंतर्गत भारत की ये नदी, वो तीन भारत के हिमालय से निकलने वाली तीन नदियों में सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के अंतर्गत सिंधु नदी पर और ब्रह्मपुत्र नदी की नदी एवं सहायक नदियों पर हम पढ़ाई कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। आज बात है गंगा नदी की। गंगा नदी एवं उसके जो है सहायक नदियों के टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। गंगा नदी का बहाव क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा है। यहाँ से निकल करके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये भारत का काफ़ी हिस्सा, करीब जो है 17-18% जल भराव क्षेत्र का ये हिस्सा लेके आती है। तो हम पहले इस पर बात करेंगे कि गंगा नदी का उत्तराखंड से निकलने वाले क्षेत्र में उद्गम क्षेत्र कहाँ से और किन किन धाराओं से होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र। गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से और कैसे होता है। तो गंगा नदी उत्तराखंड में कई धाराओं से होकर के मिल करके आती है। इनमें 4-5 धाराएं होती हैं और ये सब मिल करके एक संपूर्ण रूप से गंगा नदी का रूप बनती हैं। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि इनकी दो मेन धारा होती है। एक धारा होती है जो गंगोत्री से निकलती है, ये होती है भागीरथी। ये मेन धारा है भागीरथी, ये गंगोत्री से निकलती है। और इसकी दूसरी धारा है वो है अलकनंदा। अलकनंदा जो है यहाँ से इस तरह से निकलती है, ये इसकी दूसरी मेन धारा। ये दो धाराएं ही बड़ी धाराएं हैं जो गंगा नदी के उद्गम क्षेत्र को बनाती। बाकी इनकी और भी सहायक बहुत सारी नदियां हैं जो इनमें मिलती जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर दिया गया, इसमें समझना यह है कि पहले हम अलकनंदा की तरफ से चलते हैं। तो अलकनंदा में सबसे शुरू में, अलकनंदा जो विष्णुगंगा है, ये शुरू में इसको विष्णुगंगा कहा जाता है और आगे इसी का नाम अलकनंदा पड़ता है। तो शुरू से इसको अलकनंदा ही अगर समझा जाए तो अलकनंदा जहाँ पर ये है, ये संतोपंथ एक ग्लेशियर है। संतोपंथ उत्तराखंड में एकदम टॉप चोटी के पास एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर के पास ये क्या कहते हैं, थोड़ी दूर पे ही है बद्रीनाथ धाम। ये थोड़ा सा थोड़ी दूर पर है, लेकिन संतोपंथ ग्लेशियर के पास से निकलती है विष्णुगंगा। विष्णुगंगा ही अलकनंदा है और ये आगे बढ़ करके जैसे चलती है तो इसमें बगल से आने वाली धौली गंगा इसमें आके मिल जाती है। धौली गंगा जो निकलती है ये कामेत पर्वत है। कामेत पर्वत के पास एक जो है कामेत ग्लेशियर है। तो कामेत ग्लेशियर से निकलती है धौली गंगा और बद्रीनाथ के पास संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, यानी विष्णुगंगा वहाँ पर कहते हैं। ये दोनों आकर के आगे यहाँ पर एक जगह मिलती हैं। जहाँ पर मिलती हैं यहाँ पर एक संगम होता है। ये पहला संगम है जिसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। फिर नंदा देवी पर्वत के पास से नंदाकिनी नदी निकलती है और नंदाकिनी आगे आती है, अलकनंदा में मिलती है और जहाँ मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। और पिंडार पर्वत से निकलने वाली पिंडार नदी ये आगे चल के मिलती है, तो वहाँ जहाँ मिलती है वहाँ कहते हैं तर्ण प्रयाग। फिर ये दोनों नदियाँ इधर से जो है तीनों नदियाँ अलकनंदा में बाईं तरफ से मिलती हैं और दाईं तरफ से मिलने वाली एक नदी और है मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ धाम जो भारत का सबसे फेमस धाम है, उस धाम के पास से निकलती है, केदारनाथ के पास से ये मंदाकिनी का क्षेत्र है। और ये
और यहाँ से इसकी एक शाखा काली गंगा के नाम से और एक दूसरी रामबरा से निकलती है मंदाकिनी की शाखा, और सबसे बड़ी इसकी शाखा बद्रीनाथ पास से निकलती है जिसके भैरवी गंगा के रूप में कहा जाना जाता है। और ये सब तीनों आकर के मिल करके आगे मंदाकिनी के रूप में आगे बढ़ती हैं और ये अलकनंदा में दाईं तरफ से आके मिलती हैं, और जहाँ पर ये मिलती हैं वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। तो इस तरह से ऊपर से विष्णुप्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और ये रुद्र प्रयाग, 4 प्रयाग हो जाते हैं। और गंगोत्री के गोमुख, गंगोत्री एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर में भी एक जगह है गोमुख, तो गोमुख ही जहाँ पॉइंट है वहाँ से निकलती इसकी एक शाखा जिसे हम भागीरथी कहते हैं, भागीरथी कहा जाता है। वो भागीरथी आगे आ करके यहाँ पर अलकनंदा में मिलती है और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर होता है देव प्रयाग, जो सबसे बड़ा प्रयाग और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। और भागीरथी में बीच में एक मासर ताल के पास से निकलने वाली नदी भीलांगना भी आती है, और भीलांगना जहाँ पर मिलती है उस मिलन में कोई संगम स्थान तो नहीं बताया गया, लेकिन जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक बांध बना है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है बहुत फेमस बांध है, बहुत ऊंचा बांध है भारत का। यहाँ से जो नदी घाटी परियोजना इस पर स्थित है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है कि किस नदी पर है, तो ये भीलांगना नदी या भीलांगना और भागीरथी के संगम नदी पर कहा जाता है। और ये भागीरथी और इधर से अलकनंदा दोनों आके देवप्रयाग में मिल करके आगे ये मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं, और इसके आगे ही पड़ता है ऋषिकेश और हरिद्वार। हरिद्वार में एक संगम होता है जहाँ पर भारत में जो है महाकुंभ लगता है। हरिद्वार के बाद से गंगा नदी पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र में चली आती। तो इसी चीज़ को समझने के लिए एक और दूसरा फिगर आगे दिया गया है, उसमें अच्छे से क्लियर होगा कि कौन कौन से प्रयाग किन किन नदियों के मिलने से बनते हैं। उसको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छे से दिया गया, इसको और समझ सकते हैं कि ये संतोपत ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा और कामेत के पास से निकलती है धौली गंगा, दोनों मिलते हैं यहाँ पर बन जाता है विष्णु प्रयाग। नंदा देवी के पास से निकलती है नंदाकिनी, अलकनंदा में मिलती बन जाता है नंद प्रयाग, यहाँ संगम होता है नंद प्रयाग। और पिंडारी पर्वत के पास से एक पिंडार या कर्ण गंगा कहा जाता है, ये निकलती है और जहाँ अलकनंदा में मिलती है वहाँ बनता है कर्ण प्रयाग। और इधर जो है मंदाकिनी जो आती है इधर चौरी बारी केदारनाथ के पास से, या इसकी एक शाखा आती है ऊपर से बद्रीनाथ के पास से भी, ये आकर के यहाँ रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पर ये चौथा संगम बनता है रुद्रप्रयाग। और इधर से भागीरथी और भीलांगना का जो मिलन यहाँ टिहरी बांध के पास होता है, ये बड़ी नदी आकर के दूसरी शाखा अलकनंदा में जहाँ मिलती है वहाँ बनता है देवप्रयाग। तो इस तरह से उत्तराखंड में इनके जो है 5 संगम होते हैं और 5 संगम कई धाराओं के मिलने से बनते हैं। इन धाराओं और संगम का मेल याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा मिल करके विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी मिल करके नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार गंगा मिल करके कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग। इनको इस क्रम से याद रखना जरूरी है, या शॉर्टकट में चाहें तो इनके 1-2 अक्षर मिला करके इस तरह से याद कर सकते हैं, भागल देव, मंदाकल रुद्र, अलका, इस तरह से जो भी आप इसका शॉर्टकट चाहें बना ले, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा भारत में गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र, और गंगा नदी पहाड़ों में या उत्तराखंड में कितने धाराओं से मिलकर बनती है उस पर ये एक प्रकार का ये मानचित्र है। तो इसके पहले जान लेते हैं गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो बाईं तरफ से मिलने वाली गंगा नदियों में रामगंगा, गोमती घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा हैं, जो गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलती है। बाईं तरफ से का मतलब ये कि गंगा नदी जो ऊपर से उत्तराखंड से मैदानी क्षेत्रों में उतरती, जिस तरफ को गंगा नदी का बहाव होता है उस बहाव के हिसाब से इसमें देखा जाता है कि गंगा नदी में बाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियाँ और दाईं तरफ से आने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी। तो जो बाईं तरफ से आती हैं बहाव की तरफ से तो वो ये नदियाँ हैं, और दाईं तरफ से आने वाली नदियों में यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, फाल्गु, दामोदर और हुगली नदी है। सहायक नदियों में रामगंगा सबसे पहली सहायक नदी है और बाएं तरफ से, और सबसे अंतिम सहायक नदी बाएं तरफ से महानंदा है। और दाएं तरफ में सबसे पहली और सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना नदी है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और ये पहली भी है दाईं तरफ से, और लास्ट में इसमें हुगली डेल्टा के पास इसमें मिलती है। तो इस तरह से गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिगर में इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर का क्षेत्र ये उत्तराखंड का है, जिनमें ये 2 शाखाओं में यहाँ दिखाया गया है। ये देवप्रयाग में मिलती हैं, इसके आगे से ये हरिद्वार के पास से मैदानी क्षेत्र में गंगा उतर आती है, और मैदानी क्षेत्र में आके उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इस तरह से गुजरते हुए आगे ये पश्चिम बंगाल और फिर आगे क्रॉस करके बांग्लादेश में जाके सुंदरबन डेल्टा में गिर जाती है। तो बाईं तरफ से इसमें मिलने वाली नदियों में जब मैदानी क्षेत्र में यहाँ उतर आती है तो सबसे पहले ये रामगंगा,
उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इस तरह से हैं। और दाईं तरफ नदियों में इसके पैरेलल शुरू से ही चलने वाली जो यमुनोती से निकलती है, उत्तराखंड से ये भी निकलती है, ये यमुना नदी जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और उसके बाद इसमें यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ साथ में शामिल हो जाती हैं। फिर ये टोंस, तमसा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, दामोदर और हुगली नदी दाईं तरफ से इसमें सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं, इन पर भी चर्चा होगी। गंगा नदी तंत्र में कुछ पॉइंट हैं कि इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, भारत और बांग्लादेश यानी 2 देशों में बहती है। उद्गम क्षेत्र इसका गंगोत्री उत्तरकाशी जिला के पास माना जाता है। भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से बहती है। फिर ये बंगाल की खाड़ी में, बीओबी का मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सर्वाधिक इसकी लंबाई या प्रवाह क्षेत्र जो है 1140 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम झारखंड में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित कर दिया गया। वैसे शुरू से ही ये पवित्र और भारत की सबसे बड़ी नदी थी ही। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है और इसके जल खराब ना होने के कारण इसके अंदर एक जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ होता है, तो यहाँ पर लिख दिया गया जानने के लिए, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। लेकिन गंगा नदी पर 2 ही कुंभ होते हैं, एक हरिद्वार में और दूसरा प्रयागराज में। उज्जैन और नासिक वाला छिपराव गोदावरी नदी पर होता है। गंगा नदी के किनारे बसने वाले शहरों में हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और भागलपुर, कोलकाता आदि ये शहर आते हैं। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और थोड़ा सा और आगे है, खास पॉइंट इसमें यह है कि बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस जो है गंगा नदी के पानी में पाया जाता है और ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, मार देता है। इस वजह से गंगा नदी के पानी को अगर काफ़ी समय तक, सालों भी रखा जाए स्टोर करके, तो कभी ये ख़राब नहीं होता, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। इसीलिए गंगा नदी का पानी काफ़ी शुद्ध माना जाता है। और इसमें 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जो है गंगा की डॉल्फिन को। अब आते हैं गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर गंगा नदी यहाँ देवप्रयाग के नीचे हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। तो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद इस तरह क्रमशः इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा और ये सहायक नदियाँ इसमें मिलती जाती हैं। तो गंगा नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। रामगंगा भी उत्तराखंड के पास से ही निकलती है। इसको आगे देखते हैं, इस फिगर में अच्छे से समझ में आएगा। रामगंगा भी उत्तराखंड के पास से निकलती है और ये कन्नौज में आके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आगे एक और नदी है, सहायक नदी, इसके बाएं में आती है गोमती। गोमती नदी है जो पीलीभीत ये मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर जनरली जो है नदियाँ निकलती हैं तो सब पर्वतों से, ऊंचाई से या ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन एक गोमती नदी है, गंगा की सहायक नदी है, जो केवल ऐसी नदी है कि ये भारत के मैदानी क्षेत्र, एक फुलर झील है पीलीभीत के पास, ये वहाँ से निकलती है। ये किसी पर्वतमाला या पहाड़ी चोटी से ना निकल करके मैदानी क्षेत्र से निकलती है और ये आगे चल करके गाजीपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार के पास, यानी बिहार से पहले ही उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी से मिल जाती है। और आगे नेपाल की तरफ से निकलने वाली, नेपाल से एक काली जिसको शारदा नदी कहते हैं और एक करडाली जो नेपाल से निकलती है, ये दोनों आगे मिल करके घाघरा का रूप लेती हैं और घाघरा आगे आकर के छपरा में, बिहार में मिल जाती है। फिर इसी तरह एक गंडक और फिर कोसी और लास्ट में महानंदा नदियाँ आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। इन पर हम एक एक नदी को आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं नदी, इस पर नाम लिखना शायद छूट गया है, ये रामगंगा की बात कर रहे हैं। तो ये रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी सहायक, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के दूधतोली पहाड़ी से निकलती ये रामगंगा है। ये रामगंगा पौड़ी गढ़वाल यहाँ पर उत्तराखंड के पौड़ी से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल के दूधतोली नाव पहाड़ी से, और 596 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और ये गंगा नदी की पहली सहायक नदी है। और इसकी सहायक नदियों में एक दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, कोह, गौल और बिनोद, ध्यान रखना है। और इनके किनारे जो है बरेली और मुरादाबाद, इसके किनारे शहर स्थित हैं बरेली और मुरादाबाद। खास बात और है कि रामगंगा नदी के किनारे ही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। पहले ये रामगंगा पार्क और इसका कुछ और भी नाम होता था, बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम रख दिया गया और ये भारत का सबसे प्रथम या पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो रामगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। और इसकी एक सहायक नदी है गौला, जिसे किच्छा कहा जाता है। वो 7 ताल यानी 7 नदियों से मिलकर बनी है, वो इसकी सहायक नदी है। यहाँ पर नहीं दिखाया है लेकिन ये कुछ इस तरह से इसमें आके मिलती है बाईं तरफ से। तो इस तरह से 7 ताल के नाम से एक नदी है गोला, तो इसकी सहायक नदी है रामगंगा की, वहीं से इसका पानी
आके इसमें बढ़ता है। तो ये थी सहायक नदी रामगंगा। अब बात करते हैं, रामगंगा की बात तो हो गई। गोमती नदी। गोमती नदी पीलीभीत के पास फुलर झील से निकलती है और 960 किलोमीटर लंबी, और आगे चल के ये जो है गाजीपुर में मिल जाती गंगा नदी में। इसके किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर बसे हैं। गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ खास उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसकी सहायक नदियों में सई नदी और कठना वरुणा है। सई नदी प्रतापगढ़ के पास से निकलती है, जो इसकी सहायक नदी है। फिर आगे आते हैं शारदा नदी, इसे काली नदी कहते हैं। ये उत्तराखंड से ये भी नदी निकलती ये है, यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। ये उत्तराखंड से ये भी निकलती है, छोटी दिखाई लेकिन उत्तराखंड से इधर से काफ़ी लंबी नदी है और सहारनपुर के पास शिवालिक पहाड़ियों के पास से निकलती है। 320 किलोमीटर है और इसकी कोई खास सहायक नदी तो नहीं है। इसके किनारे पिथौरागढ़, खटीमा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत ये आदि सब शहर इसके पास पड़ते हैं और ये कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। और आगे चल कर के ये घाघरा में मिल जाती है और घाघरा में एक दूसरी शाखा जो आती है इसको नेपाल में कर्णाली कहा जाता है और बाद में ये भारत में आती है, तो यहाँ भारत में इसको घाघरा नाम दिया। तो कर्णाली और इधर से काली यानी शारदा मिल कर के आगे घाघरा नदी बन जाती है और फिर ये घाघरा आगे चल के बिहार में छपरा के पास गंगा नदी में ये मिल जाती है। घाघरा नदी ये तिब्बत के पास मापचाचुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है। यही जो कर्णाली के रूप में बता रहे हैं, ये तिब्बत के पास निकलती है और 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में शारदा नदी और एक उल्ल नदी है और काली नदी इसको नेपाल में कहते हैं और इसके किनारे महत्वपूर्ण शहर है अयोध्या। और इसको अयोध्या के पास सरयू के नाम से भी जाना जाता है। बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद ये सब शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं। तो ये घाघरा नदी भी एक काफ़ी बाढ़ लाने वाली नदी है। उत्तर प्रदेश का शोक कहलाती, शोक के रूप में टाइटल तो नहीं दिया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश में काफ़ी हिस्सा ये जो है बाढ़ में डुबा देती है। तो घाघरा नदी काफ़ी पानी लेकर के आती है। अगली नदी आती है गंडक। गंडक नदी जो है नुब्ने हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। ये भी ऊपर नेपाल क्षेत्र से ही आती है और ये सोनपुर, हाजीपुर में गंगा में मिल जाती है, बिहार के सोनपुर के पास में। और इसको जो है नेपाल में क्या कहते हैं, इसमें एक इसकी सहायक नदी बूढ़ी गंडक यहाँ दिखाया नहीं है लेकिन बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी है। वहाँ पर इसके मिलने के बाद इसको नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बाएं तरफ से बूढ़ी नदी इसमें मिलती है। इसके किनारे छपरा, मुजफ्फरपुर और बेतिया शहर बसे हुए हैं और एक इसके 2 पार्क हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क और चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क नेपाल में पड़ता है जो कि वहाँ का बहुत महत्वपूर्ण पार्क है जो गंडक के किनारे स्थित। गंडक बहुत बीहड़ क्षेत्रों से और बहुत गहरी घाटी बना करके गुजरती नदी और यहाँ पर जो है भारत में आके ये सोनपुर के पास बिहार में गंगा नदी में मिल जाती। फिर बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी तिब्बत और नेपाल पहाड़ी से हिमालय से निकलती है और 720 किलोमीटर लंबी कटिहार जिले में क्रुसेल के पास ये बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है और इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है। इसकी 7 धाराएं हैं, अरुणा, तमूर, कोसी, सुनकोसी, दूध कोसी, भोते कोसी, इंद्रावती और लखवैया। ये 7 धाराओं से मिलकर के ऊपर से बनी इसका बहुत बहाव जल क्षेत्र है और ये लगभग बिहार को आधा बिहार पूरा डुबा देती। इसे बिहार का मतलब जो है शोक भी कहा जाता है। मुख्य नदियों में अरुण, तमोर है। शहर इसका खगड़िया, सुपौल है। तो कोसी नदी जो है काफ़ी भयानक नदी है और बहुत बाढ़ क्षेत्र लाती है और बहुत ही अनियमित नदी। पानी इसमें इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अपना स्थान बदल देती, जो इसकी जाने वाली स्थिति है उसको भी कभी भी अलट पलट कर देती, बहुत भयंकर बाढ़ लाती। और आगे तो ये थी पीछे बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे गंगा नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों की। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में इसकी सहायक नदी पहली यमुना नदी है और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये भी उत्तराखंड में इसके पैरेलल वहाँ से निकलती है यमुनोत्री से और 1376 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है, जहाँ पर एक बड़ा संगम होता है। उस संगम पर हर साल जो है महाकुंभ का मतलब हर 12 साल पे महाकुंभ का मेला निकलता है। ये नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी बनाती है और सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती। सबसे अधिक प्रदूषित तो इसी के किनारे दिल्ली शहर, आगरा शहर यानी ऐतिहासिक बड़े जो शहर रहे, ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, इन सभी नदियों इस यमुना नदी के किनारे स्थित हैं और इसे कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कालिंदी इसलिए नाम से जाना जाता है जहाँ यमुनोत्री के पास से निकलती है वहाँ इसकी एक शाखा कालिंद पर्वत से होकर आती है, कालिंद पर्वत के पास से, इसीलिए इसको कालिंदी भी कहा जाता है और पुरातन पौराणिक कथाओं में भी इसको कालिंदी के नाम से जाना गया है। और ये इस पर जो है हथनी कुंड हौज भी बना है।
बाईं तरफ से तो कोई महत्वपूर्ण नदी नहीं है, लेकिन दाईं तरफ से इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, ये सब नदियाँ इसमें मिलती हैं। इनमें चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है और चंबल की भी सहायक नदियों में बनास, काली सिंध और पार्वती नदियाँ, इस तरह से इसका बहाव क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। इसके किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद आदि शहर बसे हैं। हम आगे बात करेंगे कि चंबल नदी, इसकी जो सहायक नदी चंबल है और चंबल की सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध और पार्वती पर भी, कि कहाँ कहाँ से निकलती हैं और कैसा इनका बहाव है। तब हम आगे आते हैं गंगा नदी की सहायक यमुना नदी और यमुना नदी की भी सहायक चंबल नदी। तो हम चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मालवा पठार से जनापाव पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थान है ये चंबल नदी है और यहाँ पर जो है मंदसौर है, ये इंदौर के पास पड़ता है और इसके पास यहाँ ये इंदौर है। इंदौर के पास ये वाला क्षेत्र जो सबसे नीचे दिख रहा है, यहाँ से निकलती चंबल नदी, जनापाव पहाड़ी बताया, तो यहाँ से इस तरह ये जिग जैग होकर के ऐसे ऐसे आती है। इटावा के पास ये जो यमुना में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियाँ में हैं। बाईं तरफ से आती है बनास और छिप्रा इसमें दिख नहीं रही, बनास और छिप्रा है, हाँ, और काली सिंध, पार्वती, ये काली सिंध है, ये पार्वती, ये नदियाँ इसके सहायक नदियों में है। ग्वालियर, कोटा, धौलपुर इसके किनारे स्थित है और इन पर खास जो है बहुत बैराज बने हैं, बहुत सारे बांध हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये तीनों राजस्थान में है, क्योंकि इसका काफ़ी हिस्सा राजस्थान होकर के फिर आता है। मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है, राजस्थान से होकर के फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पास आते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इस तरह ये 3 राज्यों में बहती है। तो इसके 3 जो है बांध बने हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों राजस्थान में हैं और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। तो ये नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। छिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर बसा है और मंदसौर के पास चंबल से ये मिल जाती है। तो छिप्रा नदी इसके पहले ही निकलती, यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, ये मंदसौर है, मंदसौर के पास ही मिल जाती छिप्रा नदी, वो शायद इस तरह वाली ये नदी आ रही। तो यहाँ पर छिप्रा नदी मिलती है। छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर स्थित है। बनास नदी अरावली से निकलती, अरावली श्रेणी इधर है, ये निकलती है यहाँ से बनास नदी और ये बनास आती है यहाँ पर इसमें चंबल में मिल जाती है। तो ये अरावली से निकलती है, सवाई माधोपुर के पास ये चंबल में मिल जाती है। ये यहाँ से निकलने वाली चंबल है, ये इस तरह की ये चंबल नदी है। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर के पास मिल जाती है। और पार्वती नदी ये यहाँ से निकलती है, शिवपुरी चंबल से, विंध्याचल से ये भी निकलती है पार्वती, और ये शिवपुरी के पास चंबल से मिल जाती। तो ये थी चंबल, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। और भी इसकी सहायक नदी में एक काली सिंध है। काली सिंध भी विंध्याचल के पास से ही आसपास से ही निकलती है और ये आकर के यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, काली सिंध यहाँ है और ये एक सिंध नदी डायरेक्ट यमुना की सहायक है और काली सिंध चंबल की सहायक, उसके बाद चंबल यमुना की। तो काली सिंध और सिंध में कन्फ्यूज ना हो, काली सिंध चंबल की सहायक है और ये सिंध यमुना की सहायक है। तो यहाँ दोनों नदियाँ हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज ना होंगे। अब हम बात करते हैं बेतवा नदी जो यमुना नदी की सहायक। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पास विंध्याचल श्रेणी से, तो ये बेतवा नदी विंध्याचल श्रेणी से निकलती ये इस तरह से, और ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती। 590 किलोमीटर लंबी ये नदी, जिसे बेतरावती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियों में इसकी एक धसान नदी है, ये इसकी धसान नदी इसकी सहायक नदी है, और बीना भी है, जमनी भी है, जो इसमें छोटी छोटी नदियां हैं। और महत्वपूर्ण शहर में झांसी, हमीरपुर इसके किनारे बसे हैं। माता टीला बांध ललितपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राजघाट एमपी में, परीक्षा बांध झांसी में, सुकमा डुकमा बांध झांसी में और धुरवारा बांध ललितपुर में। यानी कई बांध जो हैं इस नदी पर स्थित हैं, बेतवा नदी पर यहाँ पर कई बांध हैं। माता टीला बांध, राजघाट, परीक्षा बांध, सुकमा डुकमा बांध और धुरवारा बांध। इनमें से ये 2 बांध ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक है माता टीला बांध जो ललितपुर में, और दूसरा ये सुकमा डुकमा बांध जो झांसी में है। ये बेतवा नदी पर स्थित है। इस पर कई बार एग्जाम परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है। आगे हम बात करते हैं केन नदी की। केन नदी यमुना नदी के सहायक है और ये भी जो है कैमूर पहाड़ी से निकलती, विंध्याचल श्रेणी के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ये आगे जो है चल के यमुना नदी में मिल जाती है। कटनी जिला मध्य प्रदेश से 427 किलोमीटर है और 2 राज्यों में बहती, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और बांदा के पास है वो यमुना नदी में मिल जाती।
बांदा के पास, यहाँ पर बांदा पड़ेगा, बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। केन और बेतवा नदी को लिंक परियोजना बनाई गई। इसके ऊपर जो बेतवा नदी थी वो केन नदी को दोनों को लिंक करके एक नदी परियोजना बनी, जिसे कहते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। तो थोड़ा सा इस पर जानकारी रखना है। अब हम आगे बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी ये गंगा की सहायक है। यमुना और यमुना की सहायक 3-4 नदियाँ जो थी महत्वपूर्ण थी, बहुत हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट जिन पर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है उन पर हम केवल बात करते हैं। और हाँ, एक और बात है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसको अगर PDF चाहिए हो या फिर इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक है जो जीके के उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट बीच बीच आते रहते हैं PDF फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट हैं, तो टेलीग्राम चैनल SSC जीके पाठशाला के नाम से आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप PDF में भी ले सकते हैं और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह उसमें आते रहते हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। हाँ, अब आगे बात करते हैं सोन नदी। सोन नदी है उद्गम स्थल अमरकंटक, मध्य प्रदेश से कैमूर पहाड़ी एवं पारसनाथ पहाड़ी के मध्य बहती है। इसका सोन नदी यहाँ पर अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश, अब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पास हो गया, लेकिन वैसे जनरली मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश से 2 नदियाँ खास करके निकलती हैं। एक है सोन नदी जो गंगा की सहायक है, दूसरी है नर्मदा नदी जो सबसे बीच की भ्रश घाटी में बहने वाली नदी है और अरब सागर में गिरती है। दोनों नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सोन नदी जो कि गंगा की सहायक है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और कैमूर पहाड़ी और पारसनाथ पहाड़ी के बीच बहती है। इधर कैमूर पड़ती है और इधर पारसनाथ, इन दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर गाज के रूप में ये बहती है सोन नदी। और ये झारखंड, बिहार, क्या कहते हैं, ये 5 राज्यों में बहती। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार 5 राज्यों में बहने वाली नदी पटना के पास गंगा में मिल जाती। बाएं तरफ से इसमें गोपद और इसकी खास महत्वपूर्ण नदी रिहंद नदी इसमें मिलती है। कोयना है, कोहार है। तो रिहंद नदी और कोयना नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध और भी परियोजनाएं हैं। रिहंद नदी को रेणुका नदी भी कहते हैं और कोयना नदी पर भी कोयना बांध बना हुआ है जो सोन नदी की ही सहायक हैं। और इसकी उत्तर से कोयल और धना नदी। महत्वपूर्ण शहर में सोनपुर और पटना है। रिहंद नदी पर मतिरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और सोनभद्र के पास वो नदी में मिल जाती। यहाँ पर रिहंद नदी दिखा नहीं है, लेकिन रिहंद नदी इसकी जो सहायक नदी है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है। हाँ, और मतिरंगा पहाड़ी से। रिहंद बांध रिहंद नदी पर सोनभद्र में बना है और गोविंद वल्लभ पंत सागर मानव निर्मित झील भी यहीं पर है जो कि रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी भी सोन नदी के सहायक नदी और काफ़ी महत्वपूर्ण नदी, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आगे हम बात करते हैं टोंस नदी या तमसा नदी। टोंस, यहाँ पर इसको तमसा कहा जाता है। टोंस नाम से 2 नदियाँ, एक नदी उत्तराखंड में है जो हरियाणा क्षेत्र में बहती है, वो भी टोंस कहलाती है, उत्तराखंड से निकलती है और हरियाणा में प्रवाहित होती है। और दूसरी ये टोंस या तमसा नदी है, ये यहाँ मध्य प्रदेश के पास से निकलती है और प्रयागराज के पास सिरसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो ये टोंस गंगा की सहायक है और ऊपर वाली टोंस वो स्वतंत्र नदी है। तो यहाँ पर ये केवल इतना ही जानना है कि टोंस नदी जो है कैमूर श्रेणी यानी मध्य प्रदेश से निकलकर सिरसा के पास प्रयागराज से मिल जाती है। और कर्मनासा एक नदी, ये भी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बक्सर के पास गंगा से मिल जाती है। और पुनपुन नदी छोटा नागपुर पलामू जिला, झारखंड, पहले बिहार हुआ करता था, वहाँ से निकल करके पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसी की एक सहायक नदी है फाल्गु। तो इस तरह से जो है इसकी ये कुछ सहायक नदियाँ हुई। और गंगा की आगे जो महत्वपूर्ण और 2 नदियाँ हैं उनमें है दामोदर नदी और हुगली नदी। तो दामोदर नदी इसकी भी एक बहुत सहायक और इम्पॉर्टेंट नदी है। उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर पठार झारखंड से पश्चिम बंगाल के पास, झारखंड और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर ही होता है उद्गम स्थल दामोदर नदी का। 592 किलोमीटर लंबी और 2 राज्यों में बहती है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिला में डायमंड के पास हुगली नदी में मिल जाती है। सहायक नदियों में बाईं ओर से इसकी बाराकर, कोनार और जमुनिया। बाराकर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है और दाईं ओर से शालिनी। शहर इस पर बोकारो, दुर्गापुर और आसनसोल बस है। और ये काफ़ी जो है खनन क्षेत्र से होकर बहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। यहाँ पर कोयला की खदानें बहुत पाई जाती हैं। भारत की प्रसिद्ध प्रदूषित नदियों में इसकी घाटियों से कोयला बहुत निकलता है। रांची पठार, हजारीबाग पठार के बीच से निकलती है, इसलिए इसको दरार घाटी या भ्रंश घाटी नदी कहा जाता है। दरार घाटी, भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हों, उनके बीच जो दरार रूप में घाटियाँ बन जाती हैं, उन घाटियों से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में भ्रंश घाटी के रूप में 2 नदियाँ खास फेमस है, एक दामोदर घाटी और दूसरी नर्मदा घाटी नदी। तो नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से निकलती है और दामोदर भी। यह एक जैविक मरुस्थल नदी है। जैविक मरुस्थल नदी उस
नदी को कहा जाता है जो काफ़ी प्रदूषित नदी हो। तो काफ़ी प्रदूषित नदियों में भारत में 2 नदियाँ बहुत प्रदूषित हैं। नंबर 1 पर यमुना नदी, इसे भी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और दूसरी नदी है दामोदर नदी। ये ये भी जो है काफ़ी प्रदूषित नदी है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, इसी नदी पर है। प्रारंभ में दामोदर इसकी सहायक नदियों पर 7 बांध बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक केवल 4 ही बांध बन पाए हैं, और उनमें है तेलैया बांध जो सबसे पहले बना 1963 में, फिर कोनार नदी पर कोनार बांध, मैठान बांध बाराकर नदी पर, और पंचेत बांध दामोदर नदी पर। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर मिल करके कुल 4 बांध अभी तक बने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन पर बहुत सारी जो है परियोजनाएं और भी शामिल हैं। तो नदी घाटी परियोजना के रूप में और कोयला क्षेत्र से बहने वाली नदियों के रूप में काफ़ी ये महत्वपूर्ण नदी रही है दामोदर नदी। अब आगे बात करते हैं गंगा नदी की सबसे अंतिम सहायक नदी हुगली नदी। हुगली नदी 260 किलोमीटर ही लंबी नदी है, और ये भागीरथी नदी से, पता नहीं है भागीरथी क्या है, ये कोलकाता शहर हावड़ा हुगली इसके किनारे स्थित हैं, और ये गंगा की एक सहायक नदी है और कोलकाता के लिए जीवन रेखा है। हुगली नदी कोलकाता इसके किनारे स्थित है, कोलकाता में पूरे पानी की सप्लाई है, कहिए कोलकाता के लिए जीवनदायिनी के रूप में ये नदी है। हुगली नदी यहाँ पर इस तरह से दिखी है, ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी ये आगे जाके हुगली में ही मिलती है, तो दामोदर नदी हुगली की सहायक है, और हुगली ये गंगा की एक सहायक है, मतलब गंगा की एक धारा है। तो हुगली नदी अगर कहा जाए तो ये गंगा की सहायक हुई, और दामोदर हुगली की सहायक हुई। और गंगा की जो मेन धारा है आगे चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर के ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। और उधर से ऐसे आप समझ लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से बांग्लादेश है, ये ऐसे मान लीजिए। तो इधर से जो ये नदी आती है, एक धारा मेन जो है ये है गंगा, और इसकी एक धारा पहले ही ये निकल जाती है, ये हो जाती है हुगली, और इधर ही आ जाती है दामोदर। तो ये जो मेन धारा गंगा है, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ मेन धारा को यहाँ पर पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र आकर के इसमें मिल जाती है, और मिलने के बाद इसको जो है जमुना कहा जाता है। यहाँ इसका नाम जमुना होता है ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद। और ये आगे जाती है तो इधर एक नदी मिलती है, उधर से आती मणिपुर की तरफ से, बाराकर नाम से आती, बाराकर नाम से मणिपुर से होकर जिगजैग ऐसे आती, और बांग्लादेश में इसी में मिल जाती, तीसरी नदी मिलती, और इसका नाम यहाँ पर मेघना होता है। तो ये मेघना नदी इसमें आकर के जब मिल जाती तब यहाँ पर इसे मेघना कहा जाता है। तो ये बात ये ध्यान रख के चलिए कि गंगा नदी बांग्लादेश में 3 अलग अलग नामों पर जानी जाती। गंगा नदी जैसे भारत से बांग्लादेश में जाती है पद्मा, ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद जमुना, आगे मेघना मिलने के बाद मेघना नदी रूप में परिणित हो जाती है। फिर उसके आगे बहुत बड़ा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। तो ये इस तरह रहा आज के गंगा नदी और गंगा नदी के सहायक नदियों का पूरा कवरेज, ये सहायक नदियों तंत्र। और अच्छा, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि छूट गया, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं, तो गंगा है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा नदी कहाँ से मैदान में प्रवेश करती है, हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। हुगली नदी तट पर कौन सा शहर, कोलकाता। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है, मेघना। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, और गंगा की सहायक नदी का उद्गम स्थल मैदानी भाग में यानी गोमती। यानी जो ऊपर पॉइंट बताए गए उन्हीं का जो है ये रिवीजन था। इस तरह से ये आज हमारा इसका जो है हो गया ये मेन टॉपिक। अब अगर इस पर आके कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एक रिवीजन के तौर पे हैं, जो आगे परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। पंचप्रयाग में कौन सा पहला संगम है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। जैसा कि ऊपर चर्चा हुई थी, सबसे पहले ऊपर से जो नदी आ रही थी, एक नदी थी विष्णु गंगा के नाम से, एक दूसरी नदी थी धौली गंगा के नाम से। विष्णु गंगा एक संतोपंथ से आती थी, संतोपंथ, और ये आ रही थी धौली गंगा इधर आ रही थी कामेत से, कामेत पर्वत से। तो ये दोनों जहाँ मिलती थी वहाँ पर बनता था विष्णुप्रयाग, क्योंकि ये विष्णु गंगा ही थी, यही अलकनंदा थी, विष्णु गंगा यही अलकनंदा है। तो इसी में पहला प्रयाग जो बनता है वो कौन सा बनता है, विष्णुप्रयाग। तो ध्यान रखेंगे पंचप्रयाग में पहला संगम कौन सा होगा, विष्णुप्रयाग। अगला है विष्णुप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। अभी हमने बताया कि किन 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और वो क्या कहते हैं धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका, अलकनंदा और धौली गंगा। फिर आगे है गंगा नदी का प्रमुख उद्गम स्थल कौन सा है।
गोमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वारनाथ। चूँकि हरिद्वार तो नहीं, लेकिन बाकी तीनों ऊपर है। केदारनाथ के पास से उसकी एक शाखा निकलती है भागीरथी नदी, और बद्रीनाथ के पास से निकलती है भीलांगना यानी मंदाकिनी नदी, और गोमुख जो इसका है गंगोत्री का, यहीं से इसकी मेन धारा निकलती है वो क्या कहते हैं भागीरथी। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो गोमुख सही होगा, जो कि भागीरथी होगा। पंच प्रयाग में कौन सा अंतिम प्रयाग है? ऊपर से अगर क्रम से ध्यान दें तो हमने बताया था सबसे पहले धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, फिर नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, फिर पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और सबसे लास्ट में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है तो उसे कहते हैं देव प्रयाग। तो यहाँ पर सबसे अंतिम जो होगा वो होगा देव प्रयाग, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है। देव प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलकर गंगा बनती? अभी हमने ऊपर बताया भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा यानी पहला ऑप्शन। रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो मंदाकिनी, अलकनंदा पहला वाला होगा, मंदाकिनी और अलकनंदा। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री से, गोमुख ग्लेशियर गंगोत्री से। यहाँ गोमुख आया, ऑप्शन नंबर 3 होगा। पंचप्रयाग में प्रयाग का क्या अर्थ? प्रयाग का अर्थ संगम होता है, सीधा सा बात। प्रयाग में से किस प्रयाग का संबंध भगवान विष्णु से है? विष्णु के नाम से ही विष्णु गंगा और विष्णु प्रयाग है, पहला ही प्रयाग है विष्णु प्रयाग, ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नंद प्रयाग एक राजा नंद थे पौराणिक कथाओं में, उनके नाम पर रखा है, ऑप्शन नंबर ए होगा राजा नंद। देव प्रयाग को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ये गंगा का आरंभ होता है, विष्णु का निवास है, बद्रीनाथ के निकट है, 4 धाम यात्रा का प्रमुख स्थान। ये 4 धाम यात्रा का प्रमुख स्थान है, इसलिए मानित, क्योंकि गंगा का आरंभ यहाँ से नहीं होता, देव प्रयाग तो अंतिम प्रयाग है, यानी यह 4 धाम यात्रा का प्रमुख स्थान माना जाता है। तो जो लोग 4 धाम यात्रा के लिए जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचप्रयाग में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है? अगर आप क्रम में ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो सबसे ऊपर सबसे पहला कौन सा पड़ता है? विष्णु प्रयाग, तो सबसे ऊंचाई पर भी विष्णु प्रयाग ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। केदारनाथ मंदिर किन पहाड़ियों के बीच स्थित है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ मंदिर जो है वहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं, नर और नारायण के नाम से, तो उन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच स्थित है केदारनाथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी नर और नारायण पहाड़ी हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलकनंदा नदी का सबसे पहले ही बात किए थे संतोपंथ ग्लेशियर, कहाँ से होता है? संतोपंथ ग्लेशियर, अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी का प्रवाह किस दिशा में होता है? सोचने की बात है, भागीरथी नदी कुछ इस तरह से ऐसे आती है और अलकनंदा नदी कुछ इस तरह से ऐसे आती है, और उत्तराखंड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है ये। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये हिस्सा पूरा ऊपर का उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ, ये दक्षिण और ये पूर्व। तो ये नदी ऐसे चलती है, तो इधर से क्या आएगी? उत्तर पूर्व की तरफ कह लीजिए, या पश्चिम उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये ऑप्शन आएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्रयाग कर्ण के नाम पर रखा गया है? कर्ण महाभारत में फेमस थे, कर्ण उन्हीं के नाम पर रखा गया है, कर्ण प्रयाग। पंचप्रयाग का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्यों है? यहाँ से पंचप्रयाग का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्यों है? यहाँ 5 प्रमुख नदियों का संगम होता है और इसीलिए जो है पंचप्रयाग का धार्मिक और महत्व है। तो यह रहा आज का हमारा टॉपिक, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ और इनका उद्गम क्षेत्र से लेकर अंतिम बहाव क्षेत्र तक। तो हमारा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। हम इसी तरह से और टॉपिक आगे लाते रहेंगे। और एक ख़ास बात और है कि अगर आपको PDF चाहिए या इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल SSC GK पाठशाला को ज्वाइन करें और उस पर से डाउनलोड करें, उसमें पढ़ते रहें। उसमें कुछ अच्छे टॉपिक बीच बीच उसमें आते रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।